इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिविटीज़ न्यूक्लियर फेनोमिना। असल में एटॉमिक न्यूक्लियस चल रहा था और इससे पहले हम लोगों ने अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हम लोगों ने हासिल किया था। और उसके बाद जो है अल्फ़ा बीटा गामा सब के निकलने के साथ जो है जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है और उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर चेंज हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अभी हम लोग पढ़ने जाएंगे कि रेडियो एक्टिविटी इज़ द न्यूक्लियर फिनोमेना। चूँकि हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। वो असल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और आसपास जो है ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और जब ये रिवॉल्व करते हैं तो इसका जो इंटरेक्शन होता है, मैंने रिवॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि ये जो रेडिएशन निकल रहा है वो रेडिएशन देखा जाता है कि जो अल्फ़ा बीटा गामा है, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि अल्फ़ा और गामा निकलता है और बीटा और गामा निकलता है। अल्फ़ा बीटा दोनों एक साथ नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, केमिकल ये किसी भी तरह का कोई असर नहीं डालता। और इस वजह से ये चूँकि न्यूक्लियस से ये देखो चेंजिंग होता था जब पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस में जो चेंजिंग आता था, पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस में जो चेंजिंग आता था, इसमें देखा जाए कि न्यूक्लियस में ही चेंजिंग आ रहा है। इसीलिए कि यहाँ पर जो है एटॉमिक नंबर बदल रहा है। एटॉमिक नंबर बिलोंग्स टू प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी असल में न्यूक्लियर फिनोमिना है, ये न्यूक्लियस से बिलोंग करता है। और ये टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक इलेक्ट्रो दोनों अलग अलग कहें, इस पर कोई असरअंदाज नहीं होता है, ना ही इसमें कमी कर देता है ना ही ज़्यादती कर देता है। अब कंपैरिजन करेंगे अल्फ़ा बीटा और गामा में, हम लोग कंपेयर करेंगे। यूँ कहें कि इस चैप्टर का जहाँ तक हम लोगों ने मैक्सिमम एज ए ओवरऑल एवरेज तौर पर ये एक समराइजेशन है, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, इसका जो है हेलियम के इक्विवेलेंट होता है। और जो इसका नेचर की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि जैसे अल्फ़ा था वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा था, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। तो कौन सा चार्ज है? नेचर ऑफ चार्ज अल्फ़ा का नेचर ऑफ चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। उसका मास कितना है? अब जाहिर सी बात है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के मास को सम कर देंगे तो देखेंगे इतना आ रहा है, तो इसका मास इतना है। उसके बाद अगर चार्ज की बात करें तो इसमें देखो कौन कौन सा चार्ज रहता है। इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, नेगेटिव को हटा देंगे, पॉजिटिव रहता है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 हो जाएगा। और याद रखना यहाँ पर प्लस देना जरूरी है। उसके बाद जो है अब आते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है? असल में अगर कोई रेडिएशन है, अगर उसका ट्रांसमिटिंग होता है, अगर वो ट्रांसमिट करता है किसी भी सब्सटेंस में, तो जितना दूर जाता है उसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। तो एयर में अलग होगा पेनिट्रेटिंग पावर, एल्युमिनियम में अलग होगा, डिफरेंट सब्सटेंस में अलग अलग जो है इसका पेनिट्रेटिंग पावर का वैल्यू होगा। तो ये मेंशन करना जरूरी है कि वो सब्सटेंस कौन सा है। तो एयर सब्सटेंस में क्या होगा? इसका पेनिट्रेटिंग पावर 2 से 7 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ये अल्फा की बात कर रहे हैं। आयोनाइजिंग पावर की बात करें तो क्या होगा? आयोनाइजिंग पावर की बात करते हैं, जैसे कि अल्फा पार्टिकल मान लो निकल रहा है किसी भी सब्सटेंस से, तो निकलने के बाद आसपास जो मीडियम होता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो वो अलग अलग होता है, जैसे अल्फ़ा के लिए अलग होगा, बीटा के लिए अलग होगा और गामा के लिए अलग अलग होगा। तो अल्फ़ा के लिए कितना है? अल्फ़ा के लिए देखो कि अल्फ़ा के लिए ये कंपैरिजन में जाहिर है, कंपैरिजन में बात करेंगे, ठीक है। अब गामा के साथ जो है कंपैरिजन करेंगे तो गामा में जो बहुत ही कम होता है, तो इसी से कंपैरिजन करते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल का जो आयोनाइजिंग पावर है वो गामा के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10,000 गुना ज़्यादा होता है, 10,000 गुना ज़्यादा होता है। बीटा के बारे में कहें, जैसे कि हम लोगों ने कहा पढ़ा कि बीटा का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन की जैसा होता है। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज होगा। मास की बात करें तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, चार्ज की बात करें तो -1.6 × 10⁻19 कूलम।
और पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो ये हवा में बस सम सेंटीमीटर, कुछ ही सेंटीमीटर तक जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे मीटर है। ओके, माने इससे ज़्यादा है। ओके, तो सम मीटर की तरफ जाएगा। और उसके बाद अल्फा जो पार्टिकल है उसका अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में चार्ज करने की सलाहियत बहुत कम होती है। माने इससे कम ये, और ये सबसे कम, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ओके, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। देखो, ये कम था, फिर ज़्यादा हुआ, और सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर। उसके बाद आयोनाइजिंग पावर के बारे में बात करें तो आयोनाइजिंग पावर क्या होता है कि यहाँ से नीचे है, डाउनवर्ड की तरफ है। तो आयोनाइजिंग आई से डिक्रीजिंग नीचे की तरफ जाएगा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और उसके बाद पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो पेनिट्रेटिंग पावर जो है अपवर्ड की तरफ जाएगा, अल्फा बीटा गामा। माने अल्फा बीटा का जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो अल्फा से ज़्यादा है, और जो है गामा का जो है वो सबसे ज़्यादा है। ओके, तो पेनिट्रेटिंग पावर अपवर्ड मतलब अल्फा बीटा गामा जैसे जैसे है वो बढ़ता रहेगा, गामा का सबसे ज़्यादा है। और आयोनाइजिंग पावर की बात करें तो डिक्रीज होता रहेगा, माने अल्फा बीटा गामा, सबसे कम जो है गामा का होगा। और इस तरह से ये अरेंजमेंट के तौर पर कभी कभी दे देता है कि अरेंज करो, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अल्फा बीटा गामा का आयोनाइजिंग पावर और पेनिट्रेटिंग पावर। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं कि यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का क्या इस्तेमाल होता है, या फिर सिर्फ ये ख़तरनाक ही है। आइए पढ़ते हैं कि यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है। मेडिकल साइंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह करने के लिए कैंसर और जो है ल्यूकेमिया वगैरह जो डिसीज़ है उसका पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, उसके बाद जो है कैंसर का जो इलाज करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, असल में इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो कोबाल्ट, ये रेडियो एक्टिव कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, किसमें? कैंसर का इलाज करने में। ठीक है, ये दो याद रखना। अगर और अच्छा लग रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका एप्लीकेशन होता रहता है चट्टानों और ज़मीन का एज, माने कितना साल पुराना कोई चट्टान मिलता है तो कितना साल पुराना है। जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह मिलते हैं तो वो कितना साल पुराना है, या फिर कोई भी सब्सटेंस अगर है या ज़मीन से निकलता है या फिर कहीं पर भी मौजूद हो, उसका पता लगाने के लिए ये रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अच्छा, अब जो है हम लोग मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे। सबसे पहले मास डिफेक्ट के बारे में पता कर लेते हैं, मास डिफेक्ट क्या होता है। क्योंकि सबसे पहले हम लोग ये जानें कि मास डिफेक्ट में क्या होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और अगर जो है न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर मौजूद रहते हैं तो इसमें एक क्या होता है कि एक मास डिफेक्ट वजूद में आता है। मान लो कि एक न्यूक्लियाई है और न्यूक्लियस है, और उसका जो है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मान लेते हैं एक्सपी है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है एक्सएन है। अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर इसका जो है टोटल मास निकालते हैं। तो क्या होगा, इन दोनों का मास ही होगा समथिंग, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास जो है नेग्लिजिबल है। ठीक है, बहुत ही कम है, इसके साथ जो है कंपैरिजन में नहीं है, इस वजह से उसको निगेट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये था प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का मास, ये तो प्रोटॉन का मास, दोनों को सम कर दिए तो ये क्या आया, टोटल मास। माने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ मैंने न्यूक्लियस के अंदर जितने सारे प्रोटॉन्स हैं, जितने सारे न्यूट्रॉन्स हैं, उन दोनों को प्लस कर देंगे तो जो मास आएगा उसको हम बोलेंगे टोटल मास। ठीक है, अब क्या है कि इसका जो है इसके न्यूक्लियस का जो कमियत है एक साथ करके, माने एक अलग अलग ले लिए हैं, अलग अलग कर लिए हैं, और दूसरा क्या है कि हम उसका पूरा न्यूक्लियस को एक साथ उसका मास निकाल रहे हैं। तो मान लो कि पूरा न्यूक्लियस का एक साथ मास निकाल रहे हैं तो ए है, और अलग अलग कर रहे हैं तो एम है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो जो एक वैल्यू मिलता है उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या है, मास डिफेक्ट असल में ये एक साथ, माने ये क्या है कि अलग अलग करके कर रहे हैं, मतलब कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, एक जितने सारे न्यूट्रॉन है और जितने सारे प्रोटॉन है सबके मास को सम कर दिए, चलो सम कर दिए। और ए क्या है, सबको एक साथ, एक में अलग अलग करके निकाल रहे हैं और दूसरा में
एक साथ हम करके निकाल रहे हैं। दोनों को देखा गया कि जैसे ही न्यूक्लियस के केस में, न्यूक्लियस फिनोमिना के केस में या कहें रेडियो एक्टिविटी के केस में, छोटा सा मास डिफेक्ट भी हमारे लिए काफी ज्यादा एनर्जी, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मास डिफेक्ट इस केस में पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मास डिफेक्ट क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी न्यूक्लियस पाए जाने वाले टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई कमियत और पूरे न्यूक्लियस की कमियत के फर्क को कहते हैं। माने अलग अलग सबका निकालेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास और एक साथ सबका निकालेंगे, माइनस कर देंगे तो हो जाएगा मास डिफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत दफा पूछता है कि व्हाट इज द मास डिफेक्ट। ओके, अब देखोगे ये छोटा सा फार्मूला दिया और मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से शो करते हैं, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मास ऑफ द टोटल प्रोटॉन्स, मास ऑफ द टोटल न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ द टोटल जो टोटल न्यूक्लियस। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन। ओके, और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? ओके, नाउ अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है।